नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि हमारी क्लास 11th की फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी चल रही है उसी का आगे का चैप्टर है ये। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मौर्यन पीरियड के समय कौन कौन से किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि जब मौर्यन टाइम पीरियड जब खत्म हो गया, जब पोस्ट मौर्यन जब आए, मतलब कि मौर्य वंश के बाद जब जो राजा बनते हैं भारत में, तो उन्होंने भारत के आर्किटेक्चर को और आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से डेवलप किया। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी था उसके आगे जब हम बढ़े तो कई ढेर सारे अलग अलग रूलर ने क्या किया कि जो काफी वास्ट, काफी बड़ा जो मौर्यन एम्पायर जो था उसके ऊपर अपना अपना कंट्रोल करने लगे दूसरे रूलर्स, जैसे कि जो सुंगास थे, जो कानवास थे, जो कुषाण थे, जो गुप्ता थे। और ये लोग कहाँ पे? नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। और जो सतवाहनास जो थे, या फिर जो इसाक वाकुस जो थे, या फिर जो अभिरस या वकतक जो थे साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया के, तो इन्होंने, मतलब कि इन चारों ने कहाँ पे रूल किया? सतवाहन और वकतक, अभिरास ने साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इंसिडेंटली क्या होता है कि जो पीरियड था सेकेंड सेंचुरी बीसी का, यहीं से क्या होता है कि ब्राह्मणिकल सेक्ट, मतलब कि जो हिंदू जो थे, जो ब्राह्मण जो थे, उनका भी उदय होता है। जैसे कि जो वैष्णव संप्रदाय हुआ या फिर जो शैव संप्रदाय हुआ, तो इनका भी उदय होता है। तो इस वजह से कई ढेर सारे और भी न्यूमरस साइट हमको मिलते हैं। और हम जो सेकेंड सेंचुरी बीसी है उससे के पहले के भी कई ढेर सारे साइट हमको भारत में मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे प्रोमिनेंट जो एग्जाम्पल है फाइनेस्ट स्कल्पचर का, वो कहाँ पे हमको मिलता है? विदिशा में, भारूच जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे, बोध गया बिहार में, जगयापेटा आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, कंधागिरी उदयगिरी उड़ीसा में, और भाज जो कि पुणे के पास है, और पवानी जो कि नागपुर के पास है। तो ये भाज और पवानी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक दोस्तों, और देखिए एक यक्षिणी की इमेज है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। कहाँ पे? भारूच में। भारूच कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ओ सॉरी, भारूच कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारूच के बारे में। तो जो भारूच के जो स्कल्पचर थे वो कैसे थे? लंबे थे, टॉल लाइक इमेजेस थे। किसके? यक्ष और यक्षिणी के। किस समय? मौर्यन पीरियड में। और इसमें क्या था कि ये लोग लिनियरिटी को मेंटेन करते थे, और जो इमेजेस जो था वो प्लेन जो था उस पे चिपका हुआ था। और साथ ही साथ जो पैनल्स जो थे वो किस तरीके से दिखते थे? 3D इमेज। आप देख रहे होंगे ये सभी कैसे दिख रहे हैं? 3D, 3 डायमेंशनल इमेज हमको दिखते हैं। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि एक 3D तरीके का, 3 डायमेंशनल स्वरूप हमको देखने को मिलता है इन सभी स्कल्पचर का। अब देखिए जो नरेटिव जो होते थे उसमें भी हमको काफी ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है इस समय के। और जो भारूच जो है, यहाँ के जो भी स्कल्पचर थे, तो इसके ऊपर जो भी नरेटिव जो लिखे जाते थे, नरेटिव का मतलब जो स्कल्पचर के आसपास जो लिखावट जो रहती है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो जो नरेटिव जो मिलते थे वो काफी कम थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया तो और भी कई ढेर सारे स्टोरीज जो हैं हमको देखने को मिलने लगे। ठीक है दोस्तों, और क्या होने लगा कि अलग अलग, मतलब एक ही ज्योग्राफिकल प्लेस पे जो अलग अलग समय के जो इवेंट जो थे उनको भी लोग क्या करने लगे? संयोजित करके एक ही सिंगल मेन इवेंट में, एक ही पिक्चर में दिखाने की इन्होंने कोशिश लोग करने लगे। ठीक है, मतलब कि स्कल्पचर बनाने लगे अलग अलग टाइम पीरियड की घटनाओं को, जो कि उसी जगह पे घटित हुई हो। अब देखिए जो स्पेस जो अवेलेबल रहता था उसको यूटिलाइज कैसे करते थे, उसका उपयोग कैसे करते थे? पूरे तरीके से। ठीक है, जितना मैक्सिमम उस स्पेस का जो जगह जो होता था, जहां पे मूर्ति या जो स्कल्पचर जो बनता था, वहां पे जितना स्पेस होता था उस पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन, उपयोग किया जाता था। किसके द्वारा? स्कल्पटर द्वारा, जो शिल्पकार जो थे उनके द्वारा। अब देखिए फोल्डेड हैंड्स के इमेजेस भी मिलती है हमको, और साथ ही साथ सिंगल फिगर भी मिलते हैं। किसके? यक्ष और यक्षिणी के।
ठीक है। और इसमें हमको क्या दिखाई देता है, यक्ष और यक्षिणी की जो इमेजेस जो मिलती हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपने चेस्ट को जो है अपने हाथों से पकड़ के रखते हैं। ठीक दोस्तों। लेकिन आगे चल के लेटर टाइम्स में कुछ केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को नेचुरल प्रोजेक्शन में रखते हैं, मतलब कि सीधा रखते हैं, चेस्ट के ऊपर नहीं रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और देख कुछ और एग्जांपल्स हमको मिलते हैं कि किस तरीके से जो स्कल्प्टर जो थे, जो आपके जो शिल्पकार जो थे, उन्होंने कलेक्टिव रूप से, मतलब एक साथ मिलके किस तरीके से काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब देखिए शुरू शुरू में क्या था कि जो ड्रेसिंग जो था किसी भी मूर्ति का, उसके ऊपर ये लोग काफी ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, और बाद में ये लोग क्या करते थे, जो ह्यूमन बॉडी जो होता था उसके ऊपर उसको फिर ये लोग बनाते, मतलब पहले किसको बनाते थे, ड्रेस किस तरीके बनेगा, उसके बाद ह्यूमन बॉडी को। अब देखिए क्योंकि ये लोग किस तरीके की कार्विंग करते थे, किस तरीके से नक्काशी करते थे। कार्विंग का मतलब होता है नक्काशी करना, तो सैलो कार्विंग या फिर उथला उभरा हुआ कार्विंग करते थे ये लोग। ठीक दोस्तों, जो भी पिक्चर सरफेस था उसका, और जो हैंड का प्रोजेक्शन था और फीट का जो प्रोजेक्शन था वो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे कि जो फोल्डेड हैंड्स या फिर ऑकवर्ड पोजीशन रहता था किसका, फीट का, मतलब कि क्योंकि उथला हुआ कार्विंग करते थे, ठीक है, ऊपर की तरफ निकला हुआ नक्काशी करते थे, इस वजह से जो फीट का जो पोजीशन था वो काफी ऑकवर्ड दिखता था देखने में। चलिए आगे बात करें। अब देखिए जनरली ये लोग क्या करते थे, जो बॉडी और जो आर्म्स था उसमें कठोरता दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे समय बढ़ते गया तो जो विजुअल जो अपीयरेंस जो था, मतलब कि जिस तरीके से हमको स्कल्पचर दिखाई देता था, जो मूर्तियां जो दिखाई देती थी, उसको इन्होंने मॉडिफाई करी। और कैसे मॉडिफाई करी, उन्होंने जो इमेजेस जो बनाते थे ये शिल्पकार या जो स्कल्पटर जो थे, वो डीप कार्विंग करके इमेजेस को बनाने लगे और एक काफी नेचुरलिस्टिक, मतलब काफी नेचुरल प्राकृतिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते थे किसका, ह्यूमन और एनिमल बॉडीज का। अब देखिए जो स्कल्पचर जो कि हमको भारत में मिलेगा या बोध गया में, या जो सांची स्तूप 2 जो है 2 जो है, या फिर जो जग्यापेटा जो है, वो सभी एक गुड एग्जाम्पल है इस तरीके के इमेजेस का। अब देखिए जो नरेटिव जो हमको मिलते हैं भारत में, वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने पिक्टोरियल लैंग्वेज का यूज किया है, जिससे कि वो क्या कर सकें, इन पिक्टोरियल लैंग्वेज का यूज करते हुए स्टोरीज बना सकें। ठीक है, कहानियां दर्शाते थे ये लोग उन इमेजेस को दिखाते हुए। इसी तरीके का एक सबसे मतलब एक नरेटिव है, वो कौन सा है, क्वीन माया देवी का। जो रानी थी माया देवी, जो कि सिद्धार्थ गौतम की माँ थी, उनके बारे में दिखाया गया कि क्या होता है कि वो अपने बेड पे लेटी हुई रहती हैं, तभी एक हाथी जो है उनके कोख के पास आता है। ठीक दोस्तों, तो इस कहानी को दिखाया गया, जैसे कि आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्वीन माया देवी लेटी हुई है, तो यहाँ पे एक हाथी जो है दिखाई देता है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जो जातक स्टोरीज जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, जो गौतम बुद्ध के जो पिछला जो जन्म था उनका, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमको बताते हैं। ठीक है, कि उनका जो पिछला जो जन्म था वो किस तरीके का था। और बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व जो थे वो क्या थे, इनकारनेशन ऑफ बुद्ध। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसे पर्सन जिनका थॉट प्रोसेस जो था वो सिमिलर हो गया था, किसके जैसा हो गया था, गौतम बुद्ध जैसा। और लेकिन वो लोग अपनी जिंदगी को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि वो आम लोगों की भी मदद करें, जिससे कि वो लोग भी, उनको भी इनकारनेशन, उनको भी एनलाइटनमेंट मिल सके। तो उनको क्या कहा गया, बोधिसत्व कहा गया। और देखिए आगे बात करूं मैं तो और भी कई ढेर सारे स्टोरीज हमको देखने को मिलती, जैसे कि जो जातक स्टोरी है, ठीक है, तो उसको भी ये लोग क्या करते थे, दिखाते थे इन पिक्टोरियल लैंग्वेज के मदद से। ठीक है, दर्शाते थे, पिक्चर्स बना के दर्शाते थे कहानियों को। जैसे कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर एक स्टोरी है जिसमें यह दिखाया गया है, और ये कहाँ से स्टोरी लिया गया है, रूरू जातक से, जिसमें एक बोधिसत्व डियर, मतलब एक हिरन रहता है जो कि बोधिसत्व रहता है। वो क्या करता है कि एक आदमी को अपने पीठ पे बैठा के उसको बचाता है।
लेकिन अगले ही इवेंट में क्या दिखाई देता है कि अलग पिक्चर फ्रेम में कि एक राजा जो है वो अपने आर्मी के साथ, मतलब अपने आर्मी को लेके आया हुआ है और वो तीर से उस हिरन को शूट करता है, मारता है। और जो मैन, मतलब कि वो आदमी जिसको वो हिरन बचाता है, वो भी राजा से मिल जाता है और वो बताता है कि वही हिरन है जिसने मुझको बचाया था। अब देखिए इस स्टोरी के हिसाब से इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि ध्यान से सुनिएगा। जिस इंसान को या जिस व्यक्ति को उस बोधिसत्व हिरन ने या फिर डियर ने बचाया था, उसने उस हिरन को प्रॉमिस किया कि मैं हिरन की आइडेंटिटी या फिर उस हिरन से प्रॉमिस किया कि मैं वो जो है उसकी आइडेंटिटी को किसी को बताएगा नहीं, किसी से बोलेगा नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब राजा उसको रिवार्ड देने का घोषणा करता है कि जो भी उस डियर के आइडेंटिटी को बताएगा तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा, पुरस्कृत करूंगा, तो वो आदमी जाके राजा को बता देता है। ठीक दोस्तों, फिर वो आदमी क्या करता है, राजा के साथ जंगल में जाता है और वहां पे उस डियर को ढूंढता है। ठीक है, तो वही बात उसके आगे क्या कहानी देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए। तो यहाँ आप देखिए वो आदमी क्या करता है, फिर ये रहा राजा अपनी आर्मी के साथ है, और आदमी भी है, और ये देखिए एक आदमी जो क्या कर रहा है, तीर धनुष लेके इस हिरन के ऊपर आ, इस हिरन को मारने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो जातक स्टोरीज जो थे ये पार्ट बन गया किसका, स्तूप डेकोरेशन का भी। ठीक है, जो स्तूप जो बनाए जाते थे उनको भी डेकोरेट करने का पार्ट बना दिया गया, किसको, इस तरीके इन तरीके के जातक स्टोरीज को। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे स्तूप का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया हमारे देश के अलग अलग पार्ट में, वैसे वैसे ही अलग अलग रीजन का जो पर्टिकुलर जो स्टाइल था उसमें वेरिएशन दिखने लगा हमको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन जो करेक्टर था किसका, मेल इमेजेस का, जो कि बनाया गया था फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी में, वो क्या था, नॉटेड हेडगियर। मतलब कि वो लोग क्या करते थे, अपने बालों को बांध के रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो नॉटेड हेडगियर का मतलब क्या होता है, जो बाल जो बांध के बाल को बांधा हुआ। ठीक है, बांध, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, ऊषा निशा के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय के जो संत या जो महात्मा जो थे वो क्या करते थे, अपने बालों को बांध कर रखते थे, उसी को क्या कहते थे, ऊषा निशा कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊषा निशा क्या होता है, तो आप ये बात याद रखिए कि नॉटेड हेडगियर को ही ऊषा निशा भी कहते हैं। और देखिए कई ढेर सारे स्कल्पचर में ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट भी है, और कुछ स्कल्पचर जो कि हमको भारत में मिले, वो कहाँ पे अब रखे हुए हैं, इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में, वहां पे रखा गया है इनको। अब देखिए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सांची के बारे में, जो सांची के आसपास जो हमको जो भी मूर्तियां मिली हैं मध्य प्रदेश में, उसके बारे में। तो देखिए जो नेक्स्ट फेज जो है स्कल्पचर डेवलपमेंट का, वो कहाँ पे है, सांची स्तूप 1, मथुरा और वेंगी आंध्र प्रदेश, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये काफी एक गौर करने लायक स्टाइलिस्टिक प्रोग्रेशन है। जो स्तूप 1 है सांची में, इसमें क्या है, इसमें दो प्रदक्षिणा पथ है, अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी, या फिर प्रदक्षिणा पथ को क्या कहते हैं, सरकमबुलेटरी पाथ भी कहा जाता है। और इसको डेकोरेट किया गया है कैसे, 4 तोराना बता के। ठीक दोस्तों, और ये क्या, ये तोराना क्या दिखाते हैं, जो गौतम बुद्ध के जो वेरियस जो लाइफ इवेंट हुए थे, मतलब कि उनके जिंदगी में जो अलग अलग जो घटनाएं जो हुई थी गौतम बुद्ध की, और जो जातक स्टोरीज में जो बताया गया है उसी को दर्शाता है ये तोराना। तो सबसे पहले आप इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए ये एक स्तूप है सांची का, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये, इसको क्या कहा जाता है, छतरी। और ये क्या है, ये हर्मिका है। और ये जो अंडा जैसे जो दिख रहा है, मतलब सेमी सर्कुलर पार्ट जो है, इसको क्या बोला जाता है, अंडा कहा जाता है। और दोस्तों ये क्या है, ये मेधी है। और ये जो जगह है ना चारों तरफ घूमने के लिए, यहाँ पे भी और नीचे तरफ भी आप देख रहे होंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ या फिर सरकमबुलेटरी पाथ कहा जाता है। और ये जो बाउंड्री जैसा जो बनाया गया है, इसको क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। और ये जो गेट है, ये गेट, यहाँ पे आप गेट देख रहे होंगे, और यहाँ पे गेट, तो इनको क्या कहते हैं, तोराना कहते हैं। अब देखिए जो तोराना जो है, ये क्या दर्शाता है कि जो गौतम बुद्ध जो है वो चारों दिशाओं से खुला हुआ है, मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म चारों दिशाओं से खुला हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है बौद्ध धर्म के भीतर। अब देखिए
जितना भी स्पेस मौजूद है उन सभी को ये लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं अलग अलग पिक्चर्स बना के, और कई ढेर सारे पोस्टर लोग बनाते हैं, और लेकिन जो बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहती है सांची के स्तूप में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, जो रिजिडिटी जो थी, यहाँ पे देखिए जो रिजिडिटी जो थी, इसका मतलब क्या होता है? रिजिडिटी मतलब कठोरता या शक्ति, ठीक है, रिजिडिटी का मतलब। तो उसको आकृति का जो भी रिजिडिटी था उसको उसमें काफी कमी आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ जो इमेजेस जो थे उसमें अब मूवमेंट दिखने लगे, मतलब कि जो रिजिड बिल्कुल दिखता था सीधा खड़ा उस तरीके का नहीं, बल्कि कुछ मूवमेंट दिखाने लगे अब इमेजेस में। और जो नरेशन जो थे उनको भी ये लोग काफी इलोबरेट तरीके से दर्शाने लगे। और यहाँ जो सांची के जो भी कार्विंग जो टेक्निक था वो काफी एडवांस था, किससे? भारूद से। और जो सिंबल जो थे गौतम बुद्ध के जिंदगी से रिलेटेड, मतलब कि सिंबल्स का यूज किया जाने लगा, किसको दिखाने के लिए? गौतम बुद्ध को दिखाने के लिए, और मानुषी बुद्धा को दिखाने के लिए, और जो पास्ट बुद्धा जो थे, मतलब कि जो पिछले जन्म में जो गौतम बुद्ध जो थे उनको दिखाने के लिए। अब देखिए, अगर हम टेक्सचुअल ट्रेडिशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि टोटल 24 बुद्धास थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले बुद्ध जिनका क्या नाम था, दीपांकर, और जो आखिरी जो 6 बुद्ध हैं उन्हीं को ही पिक्टोरली रिप्रेजेंट किया गया, मतलब उन्हीं के ही हमको चित्र देखने को मिलते हैं। और जो सांची स्तूप 1 है वो और ज्यादा इलोबरेट तरीके से दिखाया गया। और जो ड्रीम का जो एपिसोड था वो अब भी काफी सिंपल था, वही ड्रीम का एपिसोड जिसमें रानी जी सोती रहती हैं तो उनको सपना आता है हाथी का, उसी के बारे में जो मैंने भी ऊपर आपको बताया था कि उनके कोख के पास एक हाथी आता है। और साथ ही साथ और भी कई ढेर सारे जो हिस्टोरिकल जो इवेंट हैं, ठीक है, उनको भी दर्शाया गया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जैसे कि कुशिनार का किस तरीके से घेराबंदी किया गया, गौतम बुद्ध ने जब कपिल वस्तु को विजिट किया, और साथ ही साथ जब अशोक ने विजिट किया किसको? रामग्राम स्तूप को, ठीक है। तो उन सभी चीजों को दर्शाया गया, वो भी डिटेल के साथ। अब देखिए, जो मथुरा के जो इमेजेस हैं इस पीरियड के, उसका भी क्वालिटी कैसा है? सेम क्वालिटी है, लेकिन जो फिजियोग्नोमिक डिटेल जो है वो काफी अलग है मथुरा का सांची से, ठीक है, लेकिन क्वालिटी कैसा है? सेम है। अब फिजियोग्नोमिक का मतलब क्या होता है? देखिए कि मुख देखकर चरित्र को जान लेने की जो विद्या रहती है उसी को बोला जाता है क्या? फिजियोग्नोमिक। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मथुरा, सारनाथ और गंधार स्कूल के बारे में। तो उससे पहले आप इस इमेज को देखिए, ये एक स्टोन कार्विंग स्तूप है, कहाँ का? सांची का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे संगोल का एक इमेज है, ठीक दोस्तों। तो अब हम चलते हैं मथुरा, सारनाथ और गांधार को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब पहली शताब्दी जब शुरू होती है, उसके आगे चलते हैं तो जो गांधार जो है, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है, मथुरा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, और वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अब इस वेंगी को ही और किस नाम से जाना जाता है? अमरावती के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट सेंटर थे आर्ट प्रोडक्शन का। और जो बुद्ध जो थे, बुद्ध को एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया, कहाँ पे? मथुरा में और गांधार में, ठीक दोस्तों। उससे पहले एक सिंबल का यूज होता था, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में कहाँ दिखाया गया? मथुरा और गांधार में। और देखिए, जो शिल्पकारी की जो ट्रेडिशन जो था, जो कला जो थी शिल्पकारी की गांधार की, वो कैसी थी? बैक्ट्रिया, पार्थिया और लोकल गांधार ट्रेडिशन का मिला जुला, ठीक है। इन तीनों के ही को ही ट्रेडिशन को मिला के गांधार का जो स्कल्पचर ट्रेडिशन था वो बना हुआ था, ठीक है। शिल्पकारी मतलब ये गांधार के शिल्पकारी में हमको बैक्ट्रिया ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है, पार्थिया ट्रेडिशन भी, और लोकल गांधार ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है। अब देखिए, जो लोकल स्कल्पचर जो ट्रेडिशन था मथुरा का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था ये ट्रेडिशन कि अलग अलग पार्ट जो था नॉर्दर्न इंडिया का, वहां पे भी हमको देखने को मिलने लगा। मतलब कि इसकी ये मथुरा का जो शिल्पकारी की जो कला थी इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि अलग अलग पार्ट में हमारे उत्तरी भारत के ये फैलने लगा, ठीक है दोस्तों। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो बैक्ट्रिया पार्थिया ट्रेडिशन जो है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक ट्रेडिशन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करें। और देखिए, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इसके लिए स्तूप स्कल्पचर का, वो हमको कहाँ मिलता है? संघोल, कहाँ पे? पंजाब में। और ये किससे मिलता जुलता है?
जो मथुरा का जो स्कल्पचर का ट्रेडिशन था, मतलब कि जिस तरीके से मथुरा में शिल्पकारी की जाती थी उसी तरीके से पंजाब के संघोल में भी हमको शिल्पकारी की कला देखने को मिलती है। और देखिए जो गौतम बुद्ध के जो इमेजेस हैं मथुरा में वो उसी तरीके से हमको देखने को मिलते हैं जैसा कि यक्ष का इमेज हमको देखने को मिला था कहाँ पे, गांधार में। और इसमें कैसा फीचर दिखता है, हेलेनिस्टिक फीचर देखने को मिलता है। अब देखिए हेलेनिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर के बाद, ठीक है, जब रोमन एम्पायर जब बना तो उस समय जब रोमन जब ग्रीस को जब टेक ओवर कर लिए, कौन, रोमन्स ने, या फिर जो अलेक्जेंडर जब ग्रीस को जब जीत लेता है तो उसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। और भी हमको कई ढेर सारे इमेजेस मिलती है मथुरा में, जैसे कि वैष्णव जो किसके लिए है, विष्णु जी के लिए, और भी विष्णु जी के जो अलग अलग जो अवतार हैं, शैव, और शैव में क्या मिलता है, लिंग और मुख लिंग के इमेजेस या शिल्प का सॉरी स्कल्पचर हमको मिलते हैं देखने को। ठीक दोस्तों, तो और ये हमको कहाँ मिलते हैं, मथुरा में मिलते हैं। लेकिन जो बुद्ध के जो इमेजेस हैं, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो ज्यादा नंबर में मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ वैष्णव और शैव धर्म के भी शैव धर्म से भी रिलेटेड इमेजेस हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन ज्यादा कौन से मिलेंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब देखिए बात काफी नोट करने लायक है कि जो इमेजेस है किसका, विष्णु का या शिव को, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उनको उनके आयुध के साथ, मतलब कि उनका जो हथियार जो है विष्णु को और शिव को उनके उनके हथियार के साथ दिखाया गया। जैसे कि विष्णु का हथियार क्या है, सुदर्शन चक्र, और शिव का क्या हथियार है, त्रिशूल। ठीक है, तो उनके हथियार के साथ दर्शाया गया है। और देखिए जो कार्विंग जो थी, जो शिल्पकारी जो थी, उसमें काफी बोल्डनेस दिखती है, जो लार्ज इमेजेस के जो कार्विंग थे। और साथ ही साथ जो चेहरा जो था वो कैसा था, राउंड था और हंसता हुआ चेहरा बनाया गया था। और जो स्कल्पचर जो था उसको कैसे बनाया गया था, मस्कुलर तरीके से। ठीक है, मतलब कि शरीर पे काफी मांस दिखाया गया था। और जो गारमेंट जो थे, मतलब कि जो कपड़े जो थे वो बिल्कुल बॉडी के ऊपर पता चलते थे, क्लियरली विजिबल थे। और ये जो गारमेंट जो थे वो किसको कवर करते थे, बाएं शोल्डर को, बाएं कंधे को कवर करते थे ये गारमेंट। और जो इमेजेस जो हैं किसके, बुद्ध के, यक्ष के, यक्षिणी के, मतलब शैव धर्म से रिलेटेड, या जो शैव धर्म के जो भगवान है, या जो वैष्णव के जो भगवान हैं। ठीक है, तो उनके जो भी स्टैचू जो थे, जो मूर्ति जो थी, उनको बहुतायत रूप से बनाया गया था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। और देखिए जब सेकेंड सेंचुरी की जब शुरुआत होती है मथुरा में, तो उसके बाद क्या होता है कि, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि फेसेस राउंड थी, और क्या था कि जो शरीर पे ज्यादा ज्यादा शरीर मस्कुलर नहीं दिखाया जाता। ठीक है, मतलब कि दुबले पतले तरीके से बनाया जाता था मूर्तियों को। लेकिन वही आगे जाके जब सेकेंड सेंचुरी जब शुरू जब होता है तो यहाँ पे जो भी मूर्तियां बनाई गई उनके ऊपर ज्यादा फ्लैश दिखाया गया, मतलब कि ओबेसिटी दिखने लगी, मोटापा दिखने लगा मूर्तियों पे। और साथ ही साथ थोड़ा कामुक या फिर इरोटिक तरीके से इमेजेस को बनाया जाने लगा। ठीक है, स्कल्पचर को। और जो थर्ड सेंचुरी जो है वहां के जो भी स्कल्पचर जो बने उसमें दोबारा से जो फ्लैशीनेस जो था उसको रिड्यूस किया जाने लगा। साथ ही साथ जो डिस्टेंस जो था लेग के बीच में, दोनों पैरों के बीच में, उनको भी बढ़ाया गया और बॉडी को भी बेंड किया गया, अलग अलग पोस्चर में बनाया गया। अब देखिए जो भी सरफेस था मूर्तियों का वो काफी सॉफ्ट था, सॉफ्टनेस दिखाया जाता था। और साथ ही साथ जो ट्रेंड जो था, ये ट्रेंड ये कंटिन्यू चला कब तक, फोर्थ सेंचुरी तक। लेकिन बाद में जो लेटर फोर्थ सेंचुरी जो था वहां पे हमको क्या दिखता है कि जो फ्लैश जो था शरीर पे वो और भी ज्यादा टाइटेंड दिखाया गया। और जो वॉल्यूम जो था, मतलब कि जो ड्रेपेरी, जो कपड़े जो होते थे उनको भी, वो भी रिड्यूस हो गया। अब देखिए ड्रेपेरी क्या होता है ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो चोगा जो इन्होंने जो पहन रखा है गौतम बुद्ध ने, इसी को कहा जाता है ड्रेपेरी। तो यही बात कही गई है कि जो इसका जो लेंथ जो था इसको कम कर दिया गया मूर्तियों पे। चलिए आगे बात करें, कब, फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी के समय। और जो ड्रेपेरी जो था इसको बनाया गया किस तरीके से कि इंटीग्रेटेड पार्ट बना किसका, स्कल्पचर का। ठीक है, जो मूर्ति जो होती थी उसका इंटीग्रेटेड पार्ट बना। और देखिए ट्रांसपेरेंट क्वालिटी से बनाया गया, जो भी पोशाक जो होती थी उनको कैसे बनाया गया, ट्रांसपेरेंट।
और जो गौतम बुद्ध का जो इमेज है वो इसका एविडेंट है, इसका सबूत है। अब देखिए इस पीरियड में क्या होता है कि दो और इम्पोर्टेंट स्कूल निकल के आए आगे इस कल्चर के, कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में। और ये जो ट्रेडिशनल जो सेंटर था, कौन, मथुरा, वो अब भी जो है मेन आर्ट बना रहा, किसका, प्रोडक्शन साइड का। और जो सारनाथ और जो कौशाम्बी जो थे, ये नए सेंटर के रूप में उभरे आर्ट प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए दोस्तों, कई ढेर सारे गौतम बुद्ध के जो इमेजेस हैं, कहाँ पे, सारनाथ में, वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी उन्होंने ओढ़ी हुई है या कवर कर रखी है अपने दोनों ही शोल्डर्स पे। जैसे आप यहाँ देखिए, इस शोल्डर पे भी और इस शोल्डर पे भी। और यहाँ देखिए ये अलग है थोड़ा, यहाँ पे ये वाला शोल्डर इनका क्या है, खुला हुआ, लेकिन इस वाले इमेज में दोनों ही शोल्डर ढके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही बात यहाँ बताया गया है कि ड्रेपरी को कवर कर रखे दोनों ही शोल्डर पे, मतलब कि दोनों ही शोल्डर को किससे कवर कर रखा उन्होंने, ड्रेपरी से। और साथ ही साथ एक हेलो दिखाई देता है उनके सर के पीछे, ये जो हेलो है ना इनके सर के पीछे दिख रहा है गोल चक्र जैसा, इसी की बात की जा रही है, यही हेलो है। और कुछ गहने भी दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ देखिए आप गहने दिख रहे हैं ना कि इन्होंने पहन रखे हैं गहने, यहाँ पे, तो इसी के बारे में बताया गया है। और देखिए ये सभी चीजें हमको कहाँ पे मिलती है, जो म्यूजियम है मथुरा में वहां पर रखा गया, सारनाथ के म्यूजियम में, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती, और तो यह इन सभी जगहों के म्यूजियम में इन सभी मूर्तियों को रखा गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए ये एक मेडिटेशन कर रहे हैं गौतम बुद्ध। कहाँ पे ये इमेज मिली हमको, गांधार में, 3rd-4th सेंचुरी सी की है। और ये बोधिसत्वा की इमेज है, कहाँ पे, गांधार में, जो कि 5th और 6th सेंचुरी सी की है। तो देखिए दोनों ही इमेज में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्ली टेम्पल्स के बारे में, तो वो जो अगला जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 4 का ही कंटिन्यूइंग पार्ट होगा। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसके जो है 3 से 4 पार्ट आएंगे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।